हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर कर रहे थे जो कि बीपीएससी में पूछा गया है, और इसमें हम लोग बीपीएससी में 2023 तक के क्वेश्चन और पिछले 10 साल के क्वेश्चन जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है उसको कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम लोग 101 नंबर से करेंगे। 100 क्वेश्चन करा दिया गया है, तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में 101 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। साथ ही दोस्तों दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट करना है, तो अगर आप लोग कमेंट करके बताइए कि और कौन सा सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर बीपीएससी का कराया हूँ। अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है तो हिस्ट्री वाला तो अलग चलता ही रहेगा। साथ में अगर आप दूसरा वीडियो भी चाहे कि 2 वीडियो अगर डाला जाए तो कौन सा सब्जेक्ट डालूँ। पॉलिटी, आपके पास ऑप्शन है, पॉलिटी पढ़ना है या फिर ज्योग्राफी पढ़ना है या फिर साइंस में से कोई एक। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, फिर हम आपको जिस हिसाब से आप लोग का कमेंट रहेगा उसी हिसाब से शुरू करेंगे। आज हम लोग 101 नंबर से शुरू करने वाले हैं, और बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम का डेट आ गया है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो 69th बीपीएससी होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी दोस्तों वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? तो एनी बेसेंट। ठीक है, वहीं पे अगर पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू जो है दोस्तों प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। किसकी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट दोस्तों 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, और सरोजनी नायडू की बात करें तो 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू। ठीक है, तो इस तरीके से बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। भारत में नारी आंदोलन जो है दोस्तों किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। वैसे तो बीपीएससी के द्वारा इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन क्या मारना है, ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो ज्योतिबा फूले इसमें ऑप्शन दिया गया था, बाद में इसको निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, तो भारत में नारी आंदोलन की प्रणेता के रूप में ज्योतिबा फूले को माना जाता है, और इन्होंने ही दोस्तों सर्वप्रथम महिला बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले के द्वारा चलाया गया था, आप सभी लोग जानते हैं, और इसी की प्रणेता थे। ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिला और दलितों का उत्थान करके सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। तो पूछा जाता है किसने सर्वप्रथम लड़कियों के लिए स्कूल खोला था, तो 1848 ईस्वी में ही ज्योतिबा फूले ने लड़कियों के लिए अलग से स्कूल खोले थे। उसके बाद एक और नाम है दोस्तों रामाबाई रानाडे। ये रामाबाई रानाडे जो है दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी है, और इन्होंने दोस्तों सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। तो इसको भी याद रखना है कि सेवा सदन नामक जो संगठन था उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो रामाबाई रानाडे के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला है, प्रार्थना समाज यंग इंडिया लोकहितवादी सत्यशोधक समाज। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया लोकहितवादी सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा, इन निम्न में से विकल्प सही है। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा रचना था, और मतलब सही विकल्प को हमको पहचानना है। तो देखिए पहला है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था दोस्तों आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, यंग इंडिया की बात करें तो यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, और लोकहितवादी तो गोपाल कृष्ण हरि देशमुख के द्वारा। सत्यशोधक समाज की बात करें तो सत्यशोधक समाज जो है दोस्तों ये ज्योतिबा फूले के द्वारा, और रहनुमा मजदेवसन सभा जो है दोस्तों इसकी स्थापना किया गया था नौरोजी फुरदोंजी के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज, मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया, और गोपाल हरि देशमुख के द्वारा लोकहितवादी का स्थापना किया गया था, और ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज का स्थापना किया गया था, और नौरोजी फुरदोंजी के द्वारा रहनुमाई मजदेवसन सभा का स्थापना किया गया था। इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, और बीपीएससी के द्वारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। ठीक है,
चलिए देखते हैं इसके डिटेल में। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में होता है और कहाँ पे, तो बंबई में। किसके द्वारा, तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। और किसके प्रेरणा से शुरू, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, तो इसको भी ध्यान रखना है, आचार्य केशव चंद्र के प्रेरणा से। किसके, तो आचार्य केशव चंद्र के प्रेरणा से। उसके बाद महात्मा गांधी की बात करें, गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र में दोस्तों इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों का चारों पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये चारों समाचार पत्र किसके द्वारा, तो गांधी जी के द्वारा। याद रखेंगे, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन। ज़्यादातर लोग हरिजन में कंफ्यूज होते हैं, हरिजन देख के बहुत सारे लोग भीमराव अंबेडकर मार के आ जाते हैं, लेकिन हरिजन जो पत्रिका है दोस्तों ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में समाज सुधारक थे गोपाल हरीश देशमुख। तो गोपाल हरि देशमुख का संबंध कहाँ से है, तो महाराष्ट्र से है और उन्होंने दोस्तों लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। ठीक है, लोकहितवादी के नाम से जाना जाते थे। कौन, तो गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, उसके बाद बात करें संशोधक समाज, इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था, तो इसको भी याद रखना है। और 1851 ईस्वी में नौरोजी फुरदोंजी ने एक पारसी सहयोगियों के साथ रहनुमा मजदेव सभा की स्थापना किए थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन एक एक पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि सबसे अलग अलग क्वेश्चन बनता है। अगला है दोस्तों नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट एक स्वरूप था जो कि 1919 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ये दोस्तों हुआ था कहाँ पे, तो ये हुआ था प्रतापगढ़ जिला में, यूपी के प्रतापगढ़ जिला में चलाया गया था किसानों के द्वारा नाई धोबी बंद। ये एक तरह का क्या था, तो सामाजिक बॉयकॉट था। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे तो वर्ष 1919 ईस्वी में किसानों का संगठन विद्रोह खुलकर प्रतापगढ़ जिला कहाँ है, तो यूपी में, और नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई किया गया था। ठीक है, इसमें झिंगुरू सिंह और दुर्गपाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा। बाद में एक लोग आते हैं इसमें बाबा रामचंद्र जो कि महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, इन्होंने दोस्तों एक इसी में नेतृत्व करते हैं बाद में। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना है। अगला है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो पारित हुआ था वो हुआ था 1900 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में हुआ था। और कृषकों की भूमि को गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होने से समाप्त करना, इसका उद्देश्य था कि जो कृषक भूमि है वो गैर कृषकों के पास हस्तांतरित नहीं होना चाहिए, मतलब जो लोग खेती करते हैं उसी के पास उसकी भूमि रहना चाहिए। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब आया, तो 1900 ईस्वी में। कब, तो 1900 ईस्वी में। अगला है दोस्तों अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या है, तो अवध में चलाया गया था एका आंदोलन। और एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो एका आंदोलन का जो उद्देश्य था दोस्तों वो था सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति करना या फिर लगान का नगद में परिवर्तन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, लगान का नगद में परिवर्तन करना। ठीक है, तो अवध में एक आंदोलन हुआ था। अवध कहाँ पे, तो यूपी में। ठीक है, डिटेल देखते हैं। एक आंदोलन जो हुआ था 1921-22 में हुआ था और इसका जो नेतृत्व किया था पिछड़ी जाति के मदारी और पासियों ने किया था। तो एक आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो अवध में हुआ था। अवध कहाँ पे है, तो यूपी में। ठीक है, ये हरदोई, बहराइच, सीतापुर ये यूपी के डिस्ट्रिक्ट है, उस क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो इसको बस याद रखना है कि एक आंदोलन कहाँ पे हुआ था और किस लिए हुआ था, तो लगान का नगद में परिवर्तन। लगान जो है दोस्तों उसका नगद में परिवर्तन करने के कारण ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो स्वामी सहजानंद का संबंध जो था दोस्तों बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। किसके, तो बिहार से संबंध था और किस आंदोलन से, तो किसान आंदोलन। तो स्वामी सहजानंद का संबंध तो बिहार के किसान आंदोलन से। स्वामी सहजानंद के बारे में पढ़ेंगे तो स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था। तो पूछा जाए बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किसके द्वारा, तो स्वामी सहजानंद के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे और ये जो है दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख नेता थे और इन्होंने ही दोस्तों बिहार के किसान आंदोलन से इसका संबंध था और इन्हें किसान प्राण भी बोला जाता था। किसानों के
समर्पित सेवा भाव के कारण इसे किसान प्राण बोला जाता था। तो आपको याद रखना है स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था, तो बिहार में किसान आंदोलन से था। और वो क्या किए थे, तो स्वामी सहजानंद बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किए थे और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख नेता थे। ये किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे और कहाँ पे, तो बिहार में, और इसी के कारण इसे क्या बोला जाता है, तो किसान प्राण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इतना पॉइंट बनता है जिससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, उसको हम अंडरलाइन कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है, तो बिहार में दोस्तों किसान आंदोलन से। बिल्कुल सही है, सेम ऑप्शन, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ 2020 में। ठीक है, तो आपके एग्जाम में भी दोस्तों जो टीचर एग्जाम होने वाला है उसमें मोस्टली क्वेश्चन जो होगा इसी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से ही देखिएगा कि रिपीट होगा। ठीक है, तो इसको भी जरूर अच्छे से करके जाइएगा। अगला है, निम्न में से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। फिर से देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिहार में किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था पूछा रहा है, लेकिन यहाँ स्वामी सहजानंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं दोस्तों वो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो बिहार से ही थे और ये दोस्तों प्रथम क्या बनते हैं, तो राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। तो पूछा जाए राष्ट्रपति बनने से पहले राजेंद्र प्रसाद कौन से मंत्री पद पे भी रह चुके हैं, तो खाद्य और कृषि मंत्री के पद पे रह चुके थे। और जब संविधान सभा बन रहा था तो संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने थे। संविधान सभा का जो पहला बैठक होता है वो 9 दिसंबर 1946 को होता है। इसमें दोस्तों टेम्पोररी अध्यक्ष बनाया जाता है, बिहार के ही व्यक्ति है सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद जब 11 दिसंबर 1946 को फिर से दिल्ली में बैठक होता है, दोनों बैठक दिल्ली में ही होता है, तो यहाँ पे दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में बनाया जाता है संविधान सभा का। ठीक है, उसके बाद में जब संविधान लागू होता है तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। कौन, तो राजेंद्र प्रसाद, और लगातार 2 टर्म राजेंद्र प्रसाद क्या रहते हैं, तो राष्ट्रपति रहते हैं किसके, भारत के। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है दोस्तों किससे संबंधित है, इसमें वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डेलहौजी, हेनरी लॉरेंस और लॉर्ड हेस्टिंगस दिया हुआ है। तो इसका जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है उससे संबंधित है वारेन हेस्टिंगस। ये वारेन हेस्टिंगस के द्वारा शुरू किया गया था बंगाल में सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। तो बिल्कुल ध्यान रखना है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, और इसी को दोस्तों घेरे की नीति भी बोला जाता है। ये वारेन हेस्टिंगस तथा वेलेजली के द्वारा शुरू किया गया था। वेलेजली ऑप्शन में नहीं है और सबसे पहले जो शुरू किया गया था ये वारेन हेस्टिंगस के ही द्वारा। तो आपको वारेन हेस्टिंगस याद रखना है। ठीक है, और ये जो शुरू किया गया था, कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को शर्त पर संभाला था कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाएगा, और अवध के रक्षा के लिए ही इन्होंने क्या किया था, घेरे की नीति और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाया था। ठीक है, कुछ और नीतियां जो है रियासत के लिए प्रमुख राष्ट्रीय ब्रिटिश नीति जिसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं, तो कंपनी का भारतीय रियासत के समानता के लिए संघर्ष जो कि 1740 से 65। वैसे आपको याद मेनली यही रखना है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति और नीति या फिर घेरे की नीति किसके द्वारा चलाया गया था, तो वारेन हेस्टिंगस के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अधीनस्थ पारकास्ट की नीति। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सब नहीं पूछता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। तो द्वैध शासन प्रणाली को जो समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंगस के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और पूछे किसके द्वारा लागू किया गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये लागू किया गया था बंगाल में। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली। वारेन हेस्टिंगस ने 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। तो वारेन हेस्टिंगस के शासन काल में ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा दोहरी शासन प्रणाली को क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और दोनों उप दीवान जो थे दोस्तों, एक मोहम्मद रजा खान जो कि बंगाल के उप दीवान रहते हैं, और राजा सिताब राय जो कि उड़ीसा के बिहार और उड़ीसा के जो उप दीवान रहते हैं, दोनों को दोस्तों क्या किया जाता है, पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली की बात करें शुरुआत कब हुई थी, तो 1765 ईस्वी में। ईस्वी भी याद रखना है,
शुरुआत हुई थी 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के समय और समाप्त कर दिया गया था 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स 1772 में ही बंगाल के गवर्नर बनते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कंपनी के दीवानी अधिकार अपने पास रखती है। उसके बाद क्या करती है कंपनी जो है, दीवानी का अधिकार अपने पास रखती है और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से कराने का फैसला करती है, ठीक है। और क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है और नवाब के पास सत्ता केवल छाया है। इसी प्रवर समिति को लिखा था कि यह छाया आवश्यक है, यह हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। क्लाइव के द्वारा ही क्या लगाया गया था, द्वैध शासन प्रणाली लगाया गया था और उनके द्वारा ये बोला गया था। तो आपको मेनली याद रखना है कि किसके द्वारा लगाया गया, किसके द्वारा हटाया गया, कब लगाया गया द्वैध शासन प्रणाली और कब हटाया गया। तो ये 4 चीज बिल्कुल याद रखना है। अगला है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। देखिए लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि किसके द्वारा सबसे ज्यादा चलाया गया था, तो वेलेस्ली के द्वारा। और शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो डुप्ले के द्वारा। तो इसको भी याद रखने हैं, तो डुप्ले के द्वारा ये शुरुआत किया गया था, ठीक है। और सबसे ज्यादा सहायक संधि को लागू कौन किया था, तो वेलेस्ली। और पूछा जा रहा है कि कौन पहला मराठा सरदार था जो कि वेलेस्ली का सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय। वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली को प्रयोग किया था। मतलब जो भारतीय रियासत था उसको क्या अंग्रेजी सत्ता में मिलाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया था, ठीक है। किसके द्वारा, वेलेस्ली के द्वारा, ठीक है। डुप्ले जो था प्रथम यूरोपीय था जिसने इसको चलाया था, ठीक है। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में करता है और अवध से किया गया था। किससे, तो अवध को। और अवध को क्या करता है, वेलेस्ली के द्वारा कुशासन के आधार पर मिला लिया जाता है अंग्रेजी साम्राज्य में, ठीक है। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य में सबसे प्रथम थे हैदराबाद सबसे पहले 1798 से 1800 में, उसके बाद मैसूर, उसके बाद तंजौर और फिर अवध, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है। और यहां पे पूछा क्या गया था, क्या पूछा गया था, प्रथम मराठा सरदार पूछे तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और प्रथम रियासत पूछे तो हैदराबाद, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है। 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों के साथ क्या होता है, बसीन की संधि होता है, मराठों का बसीन की संधि। और इसी में पेशवा बाजीराव द्वितीय क्या करते हैं, अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर लेते हैं और मराठों द्वारा अंग्रेजों की प्रथम सहायक संधि दी गई और इसी के से द्वारा सहायक संधि को स्वीकार कर लिया जाता है। कब, तो किस संधि से पूछे तो बसीन की संधि पूछा जाता है। बसीन की संधि कब हुई थी, तो 1802 ईस्वी में। किसके बीच, तो अंग्रेज और मराठा के बीच हुई थी, ठीक है। इसके बाद ही क्या करते हैं, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेता है कौन, तो मराठा। अगला है महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था, तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो नियुक्त किया गया था वो 1877 ईस्वी में। कब, तो 1877 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया और उसके तहत महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। तो पूछा जाए कि महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि कब दिया गया था, तो लॉर्ड लिटन के साथ वायसराय था उस समय, 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और यहीं पे महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। तो पूछा जाए कैसर ए हिंद की उपाधि किसको दिया गया था, तो महारानी विक्टोरिया को। और उसी समय दक्कन में क्या पड़ता है, भीषण अकाल भी पड़ता है, ठीक है। और यहाँ देखिए दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और उसी समय दक्कन में भीषण अकाल पड़ता है, जिसके कारण ही बोला गया, एक पत्रिका में बोला गया कि नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। क्योंकि दिल्ली में क्या हो रहा था, एक शाही दरबार का आयोजन हो रहा था और दक्कन में भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण लोग भूखे मर रहे थे, जिसके कारण ये बोला गया कि नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। अगला है बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो किया गया था फिरोज शाह मेहता के द्वारा। किसके द्वारा, तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें दोस्तों केटी तेलंग भी मौजूद थे, तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो देखिए बंबई प्रेसिडेंसी 1885 ईस्वी में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन
एसोसिएशन की जो स्थापना की जाता है फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी 3 लोगों के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य जो था दोस्तों लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रसार करना। तो इसमें दोस्तों 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग, इसीलिए इसका आंसर जो चला जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, तो ई नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ या फिर इसी को इंडियन एसोसिएशन बोला जाता है इंग्लिश में, इसके जो संस्थापक थे दोस्तों वो कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा भारत संघ का स्थापना किया जाता है। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाता है इसका। तो 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। देखिए इसकी स्थापना जो है कांग्रेस से पहले होता है। कांग्रेस का स्थापना कब होता है? तो 1885 में, लेकिन भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में ही। किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। सहयोग कौन किया था? तो आनंद मोहन बोस के द्वारा। कहाँ पे हुआ? तो कलकत्ता में। इंडियन एसोसिएशन जमींदारों के साथ मध्यम वर्ग की प्रधानता दी। इंडियन एसोसिएशन में मध्यम वर्ग को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, तो पूछा जाता है इनमें से कौन सी संस्था है जिसका स्थापना कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ही हो गई थी। तो 2-4 नाम रहेगा और यहाँ पे यही वाला ऑप्शन देके पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो भारत संघ का स्थापना जो हुआ था 1876 में, कांग्रेस की स्थापना से पहले। अगला है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? देखिए फिर से क्वेश्चन पूछ दिया, तो ये किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ठीक है, देखिए दोबारा 2022 में पूछा। ठीक है, पहले 2001-2 में पूछा और फिर 10 साल बाद 2022 में सेम क्वेश्चन रिपीट किया। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग के एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट होगा, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर देख के जाएं। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? देखिए पूछा है कि नहीं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता में इसका स्थापना हुआ था। तो कई बार आपको इंडियन एसोसिएशन ही लिखा रहे या फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ये वही है जिसका स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था 1878 ईस्वी में। ठीक है, तो बिल्कुल इसको याद रखना है। 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन और भारत संघ की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और ये कांग्रेस से पूर्व ही अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इसको कांग्रेस से पहले ही अखिल भारतीय स्तर का सम्मान प्राप्त था, मतलब पूरे भारत स्तर पर इसको भी सहयोग प्राप्त था जिस तरीके से कांग्रेस का। लेकिन बाद में कांग्रेस एक बड़ी संस्था बन जाती है। ठीक है, अगला है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? तो हम आपको बता दें सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय सिविल सर्विस का परीक्षा पास किए थे और इसे दोस्तों भारतीय सिविल सर्विस से हटा दिया जाता है। और कब हटा दिया जाता है? तो इनको दोस्तों 1874 ईस्वी में भारतीय सिविल सर्विस से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करें तो वो भारतीय थे और उन्होंने आईसीएस, जो उस समय सिविल सर्विस की परीक्षा होती है उसको आईसीएस के नाम से जाना जाता था, तो उन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया था और उनकी प्रथम नियुक्ति जो हुई थी सिलहट बांग्लादेश में हुई थी। और यहाँ पे असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पे वो कार्यरत थे और यहीं पे एक मामूली सी भूल होती है जिसके बाद 1874 ईस्वी में इसे पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, मतलब परीक्षा तो पास कर जाते हैं लेकिन अंग्रेज इसको क्या करते हैं, एक मामूली सी भूल होने पर ही हटा देते हैं। कब? तो 1874 में। अगला है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल लिखते हैं कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। तो बिपिन चंद्र पाल बोलते हैं किसके बारे में? राजा राम मोहन राय के बारे में, कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, उसके बाद कुछ इतिहासकार जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाला प्रथम भारतीय भी मानते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ ऑप्शन जो बीपीएससी दिया था वो राजा राम मोहन राय दिया था, तो इसलिए सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है,
अगला है महाराष्ट्र महाजन सभा की स्थापना की कब की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो किया गया था कब, तो वो किया गया था 1884 ईस्वी में। इसमें ऑप्शन कोई भी सही नहीं दिया गया था, इसलिए बीपीएससी इसको निरस्त कर देती है। 1884 ईस्वी में बी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू के द्वारा मद्रास महाजन सभा की स्थापना किया गया था। कब, तो 1884 के द्वारा। बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ऑप्शन में कहीं सही सटीक आंसर नहीं दिया गया था, जिसके कारण इसको रद्द कर दिया गया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। और इसमें पूछ रहा है कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कितना, तो 72। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा पूछे जाए, तो एओ ह्यूम के द्वारा। एओ ह्यूम जो थे दोस्तों एक अंग्रेज अधिकारी थे। पहला अधिवेशन जो हुआ था तो 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पे, तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। तो इसको भी याद रखना है, कहाँ पे हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था बेमोस चंद्र बनर्जी या फिर WC बनर्जी के द्वारा प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था। और इसमें महासचिव की बात करें तो प्रथम महासचिव जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो वो थे एओ ह्यूम। ठीक है, एओ ह्यूम। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसके डिटेल से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो बिल्कुल 1885 ईस्वी में। बहुआ सा सवाल है। चलिए अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसके द्वारा किया गया था। देखिए पहले पढ़े ही हैं, तो एओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा। सबसे पहले 1884 ईस्वी में ही एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना किया जाता है। ठीक है, और इसी का नाम आगे अगले साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। किसके सुझाव पे, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे। तो इसको भी ध्यान रखना है। पहला अधिवेशन जो होने वाला था दोस्तों कांग्रेस का, वो पुणे में होने वाला था, लेकिन यहाँ पे हैजा फैल जाता है, जिसके कारण इसका नाम जगह बदल के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला, जो कि कहाँ पे, बम्बई, वहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर संगठन का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। बस संघ को बदलकर क्या किया गया था, कांग्रेस कर दिया गया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक पूछ रहा है। देखिए फिर से वही सवाल बहुआ वाला, एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, तो देखिए बीपीएससी बार बार पूछेगा एक ही क्वेश्चन को, तो इसलिए आप भी तैयार रहेंगे, प्रीवियस ईयर को अच्छे से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एक अंग्रेज थे। और पूछ रहे हैं कि वो कौन थे, तो वो थे दोस्तों, वो थे एक असैनिक सेवक। कौन थे, असैनिक सेवक, तो एओ ह्यूम। एओ ह्यूम की बात चल रही है यहाँ पे, तो वही बउआ को फिर से पूछ रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, देखिए कितना बार पूछेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन अभी बताए हैं, तो मुंबई में। देखिए बम्बई में हुआ था पहले, इसका नाम था बम्बई, अब इसको कर दिया गया क्या, तो मुंबई। ठीक है, तो पहला कहाँ पे हुआ था, तो बम्बई में। पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन डिटेल पढ़ना है क्या, तो नहीं पढ़ना है। 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। 38 प्रतिनिधि बम्बई से भाग लिए थे, 21 मद्रास से, 3 बंगाल से, 7 उत्तर प्रदेश से, 3 पंजाब से। आपको बस इतना याद रखना है कि 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। और अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने महिला प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो इसमें दोस्तों 72 में से 15 महिला प्रतिनिधि थे। तो महिला को बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा, नहीं तो जानते ही हैं महिला लोग आपको इग्नोर कर देगी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन जो हुआ था, मतलब 1886 ईस्वी में, और दूसरे अधिवेशन का जो अध्यक्षता किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, और दूसरा पूछे तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी क्या थे, ये पारसी समुदाय से आते थे, तो इसको भी याद रखना है। दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो 1886 में कलकत्ता में। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, बकमई से।
पहला हुआ था बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में और चौथा इलाहाबाद में। तो इसको आप याद रख सकते हैं बकमई। प्रथम 4 आपको याद रखना है। अध्यक्षता किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्षता करते हैं और इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हो जाता है। तो इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हो जाता है किसमें? तो दूसरे वाला अधिवेशन जो होता है कांग्रेस का, उसमें। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। दादा भाई नौरोजी 1893 में लाहौर अधिवेशन में भी और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में भी अध्यक्षता करते हैं। तो 3 बार अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी, 1893 में और 1906 में। 1893 में कहाँ? तो लाहौर में, और 1906 में कलकत्ता में। अगला है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे? तो महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, और कब? तो 1924 ईस्वी में। कब? तो 1924 ईस्वी में करते हैं, मात्र एक बार। ठीक है, और कहाँ पे? तो बेलगांव में। तो बेलगांव में कहाँ पे? तो बेलगांव। बेलगांव पूछे कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। तो बिल्कुल इसको याद रखना है। दिसंबर 1924 में बेलगांव में 39वें अधिवेशन, तो इसको भी याद रखना है। तो गांधी जी जो भाग लिए थे कांग्रेस के अधिवेशन में, वो कांग्रेस का कितने नंबर का अधिवेशन था? तो दोस्तों 39वें नंबर का। गांधी बाबा के रिलेटेड जितना भी कुछ आए उसको पूरा डिटेल याद रखिएगा। तो 39वें अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसमें भाग लिए थे कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, कब हुआ? 1924 में। कहाँ हुआ? तो बेलगांव में। बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, तो सब आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी जी के बारे में डिटेल से। और इसी अधिवेशन में गांधी दास समझौता को अनुमोदित किया गया था। तो पूछा जाए गांधी दास समझौता को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अनुमोदित किया गया था? तो कांग्रेस के 39वें अधिवेशन, जो कि कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में। अध्यक्षता किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा। चलिए, अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बताए थे पहले क्वेश्चन में ही। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी दोस्तों, वो थी कौन? तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में क्या करती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता संभालती है। और प्रथम महिला पूछे तो हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, महिला रहे केवल तो एनी बेसेंट, और भारतीय महिला रहे तो कौन? तो भारतीय महिला रहे तो सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट कब की थी? तो 1917 ईस्वी में। सरोजनी नायडू, गांधी जी इससे बहुत प्रभावित थे, और बाद में सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल भी बनाया जाता है आज़ादी के बाद। तो इसको भी याद रखना है। तो यूपी के पहले राज्यपाल कौन थे? तो सरोजनी नायडू। या पूछे पहली महिला राज्यपाल कौन थी भारत के? तो सरोजनी नायडू। इतना क्वेश्चन सरोजनी नायडू से आपको बनेगा, तो सबको ध्यान रखना है। सरोजनी नायडू की बात करें तो एक कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में भाग लिए थे। 39वें अधिवेशन कहाँ हुआ? 1924 में, जिसमें गांधी जी भाग लिए थे, और उसके जस्ट अगले साल 40वें में कौन? तो सरोजनी नायडू। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी ये सरोजनी नायडू कांग्रेस की। और 1947 से 49 तक ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहती है, और ये भारत के प्रथम महिला राज्यपाल बनती है, और यूपी की पहली राज्यपाल बनती है। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो 27वां अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, वो बिहार में हुआ था। और बिहार के कहाँ पे? तो बांकीपुर में। बांकीपुर कहाँ पे है? तो पटना के ही पास है, लेकिन बांकीपुर दिया हुआ है तो बांकीपुर मारेंगे। अगर बांकीपुर न रहता तो पटना मारते। ठीक है, पटना के पास ही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था दिसंबर 1912 ईस्वी में। कब हुआ था? दिसंबर 1912 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद 1922 ईस्वी में भी फिर बिहार में होता है। कहाँ पे? तो गया में। 10 साल बाद, याद रखिएगा। 12 में बांकीपुर पटना में, और 22 में गया में। 10 साल का गैप है, याद रहेगा आपको। बांकीपुर बिहार में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो किए थे RN मधोलकर के द्वारा। RL मधोलकर के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। और इसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को क्या बोला गया था? कि कांग्रेस के पिता। एओ ह्यूम को पूछा जाए कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में? तो पटना के बांकीपुर में जो 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष थे RN मधोलकर, और इसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता बोला जाता है।
तो सारा पॉइंट याद रखेंगे। अगर बीपीएससी इधर उधर से क्वेश्चन पूछे तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा आपको घुमा के, ठीक है। नया क्वेश्चन शोध नहीं होगा, एक दो क्वेश्चन इधर उधर आएंगे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे बेस्ड ही पूछा जाता है। अगला पुस्तक पूछ रहा है कि पॉवर्टी एंड अनजस्टिस रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था, ठीक है। अगला है किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये बोला गया था दोस्तों किसके द्वारा? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा, सर सैयद अहमद के द्वारा बोला गया था। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1888 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा बोला गया, ठीक है। और इसका स्पष्ट उद्देश्य था कि कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाया जाए। तो सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाया जाए और लोगों को कांग्रेस से दूर रखा जाए। उनका मानना था कि कांग्रेस एक अच्छी संस्था नहीं है। अगला है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि मेरे भारत में रहते होगी और इनके शांति प्रिय निर्धन के लिए मैं इसका सहायक बनूं। ये किसके द्वारा बोला गया था? ये अंग्रेज वायसराय के द्वारा बोला गया था। और कौन अंग्रेज वायसराय था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये बोला गया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। और ये कब बोलते हैं? तो 1900 ईस्वी में कर्जन के द्वारा बोला गया था। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दी गई थी? तो भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर की जो उपाधि दी गई थी लॉर्ड लीटन के द्वारा, लॉर्ड लीटन के द्वारा। और लॉर्ड लीटन के द्वारा ही दोस्तों 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया जाता है, ठीक है, जिसमें जितने भी हिंदी समाचार पत्र थे सबको बैन कर दिया गया था, ठीक है। कब? तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और उसके बाद इसको खत्म किया जाता है लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, ठीक है। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है राय बहादुर और खान बहादुर का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था भारतीयों को? तो लॉर्ड लीटन के द्वारा ही दिया गया था। तो बिल्कुल इस सारा क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला है अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतर नरमपंथी नेता, नरम लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए नरम लोग जो भी होंगे वो शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो नरमपंथी नेता जितने भी आते हैं वो शहरी क्षेत्र के थे। और ग्रामीण क्षेत्र के जो नेता थे वो कौन थे? तो गर्मपंथी थे। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है, इससे आप याद रख सकते हैं। तो उदारवादी पूछे या उदारवादी राजनीति या राजनीति भिक्षावृत्ति के युग बोला जाता था। ये भिक्षा वाले राजनीति करने वाला बोला जाता था इसको, नरम दल वाले को ये गरम दल वाले इसको बोलते थे। और इसमें मोस्टली नेता जो भी थे, चाहे दादा भाई नौरोजी हो, फिरोज मेहता हो, दिनासा वाचा, ब्रह्मोस बनर्जी, सुनीत बनर्जी, ये सभी नेता शहरी क्षेत्र से आते थे, ठीक है। और फिरोज शाह मेहता के द्वारा कुछ बोला गया था, इसको ध्यान रखना है कि कांग्रेस की आवाज़ न जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उसके साथ रहने वाले अन्य देशवासी यह कर्तव्य है कि उनकी भावनाओं को समझे और उसे व्यक्त करे और उसके उपचार का प्रयत्न करे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी नहीं था मतलब नरमपंथी था। तो देखिए तिलक जी तो उग्रपंथी के थे, मदन लाल भी थे, उधम सिंह भी थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो है दोस्तों नरमपंथी से थे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु हैं? तो गांधी जी के गुरु हैं, ठीक है, राजनीतिक गुरु हैं, इसको भी याद रखना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? उदारवादी थे। गांधी जी इसके शिष्य बन गए और 1889 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन के मंच में राजनीति में भाग लिए थे। कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले। 1902 में बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए थे। कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो भारत सेवक संघ की जो स्थापना किया गया था, इसी को द सर्वेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इंग्लिश में, सोसाइटी स्थापना किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। 1905 ईस्वी में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल का या इसी को सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना। तो पूछे कब हुआ? तो 1905 में। कहाँ पे? तो पूना में। किसके द्वारा? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा।
अगला है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा। देखिए बउआ को फिर से बउआ वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो भी प्रीवियस ईयर पढ़ के गया होगा तो एकदम बउआ की तरह इस क्वेश्चन को लिया होगा। तो आप भी प्रीवियस ईयर पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन जो आएगा बउआ वाला लगेगा आपको। तो इसलिए आप भी प्रीवियस ईयर पढ़ के जाइए और वीडियो को अटेंड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। खुद पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़ाइए। अगला क्वेश्चन है, रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा था। तो ये जो कहा गया था दोस्तों किसके द्वारा, तो रजनी पामदत्त के द्वारा। और किसके लिए, तो ये कहा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। मतलब कि ये अंग्रेजों से लड़ते भी थे और प्रथम विश्व युद्ध में देखेंगे तो अंग्रेज को सहयोग भी करते हैं। तो ये रजनी पामदत्त के द्वारा बोला गया था। कांग्रेस के अवसर पर अंग्रेजी हुकूमत का सहयोग भी करते हैं और साथ सहयोग भी करते हैं, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग करते हैं, गांधी इरविन वार्ता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था। तो गर्मपंथियों के प्रभाव में कब आया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये आता है दोस्तों 1906 के बाद। 1906 इसमें क्या होता है, गर्म दल नरम दल अलग हो जाता है और उसके बाद ही क्या होता है, ये गर्मपंथियों के प्रभाव बढ़ जाता है 1906 ईस्वी के बाद। तो 1906 ईस्वी के बाद क्या होता है, भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ जाता है। गर्म दल का नेतृत्व जो कर रहे थे उसमें थे लाल बाल पाल और अरविंद घोष। ये चार नाम याद रखना है, चार नाम। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। लाल बाल पाल और घोष ये चार लोग मेन थे किसके, तो गर्मपंथी आंदोलन के, ठीक है। और तिलक बोलते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। उसके बाद है बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने लगे, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों जब वे लोकप्रिय शिक्षक बने तो बिल्कुल नहीं, उन्होंने लोकप्रिय अखबार शुरू की नहीं, उन्होंने रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया गया नहीं, उन्हें शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। तो इसमें दो ऑप्शन सही हो जाएगा, सी भी और डी भी, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ई नंबर। वैसे बाल गंगाधर तिलक जब पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रेड की हत्या के बाद मामले में अभियुक्त बनते हैं और कठोर कारावास से जेल से बाहर निकलते हैं तो नेशनल हीरो बन जाते हैं और लोकमान्य की उपाधि धारण करते हैं। और ऐसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के कारण लोकमान्य की उपाधि। तो केवल एक घटना के कारण ही नहीं, तो इनके द्वारा ही दोस्तों शिवाजी और गणेश उत्सव का भी शुरू किया गया था। तो उनके द्वारा जितनी घटना है, जितने भी वो काम किए, इन सभी काम के कारण ही इसे लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है। तो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित नेता कौन है, तो देखिए लाल बाल पाल और घोष। तो घोष आ गया, अरविंद घोष। बाकी सभी जो क्या है उदारवादी, ठीक है, ठीक है। कांग्रेस सामने क्या है, अरविंद घोष। अरविंद घोष जो कांग्रेस के बारे में बोलते थे कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ठीक है। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष पे क्या चला, मुकदमा चला। तो पूछा जाए कि अलीपुर षड्यंत्र में किस पर मुकदमा चला था, अरविंद घोष पे। और अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई थी। बाद में ये सन्यासी बन गए और पौंडीचेरी चले जाते हैं। तो अरविंद घोष के बारे में इतना याद रखना है। अगला है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 15 अगस्त 1906 को। कब, 15 अगस्त 1906 को, ठीक है। 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल कॉलेज स्कूल की स्थापना की गई थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना 9 नवंबर 1905 को। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन आयोजित होता है और उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने स्थापित करने का फैसला लिया। और 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी के द्वारा, याद रखना है किसके द्वारा, सदगुरु दास बनर्जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आपको मोटा मोटी इसको याद रखना है। अगला है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय तौर पर नहीं जाना जाता है। देखिए नरम दलीय तौर पे पूछ रहा है, नहीं जाना जाता है। तो कौन नरम दलीय नहीं था, मतलब गरम दलीय था, तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है।
कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो कांग्रेस के नरम दल के नेता जो थे उसके आंदोलन की पद्धति पूछ रहा क्या थे, तो वो क्या करते थे? तो राजा वामबंद आंदोलन, ठीक है, राजवामबद्ध आंदोलन मतलब संविधान में विश्वास रखते हुए आंदोलन करते थे। अगला है शेरे पंजाब के नाम से निम्न में से कौन मशहूर थे? तो शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे दोस्तों लाला लाजपत राय, और इसे पंजाब केसरी भी बोला जाता था। ये गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, और इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे होते हैं, और इस 27 नवंबर 1928 को इसको मृत्यु हो जाती है लाठी लगने के कारण, ठीक है। तो पूछा जाए लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो 1928 में, और इसका कारण क्या था? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार के कारण। और वो क्या नारा दे रहे थे? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ये नारा लगा रहे थे, ठीक है। अगला है अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो अभिनव भारत से संबंधित थे दोस्तों वीडी सावरकर। वीडी सावरकर, इनको दोस्तों अंग्रेज एक जेल है सेलुलर जेल, इसमें बंद करके काले पानी की सजा दिए थे। और सेलुलर जेल कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो इसके बारे में ये भी जानना है। अभिनव भारत की स्थापना जो किया गया था 1904 में नासिक में, ठीक है, महाराष्ट्र में नासिक में, ठीक है। वीडी सावरकर के द्वारा मित्र मेला भी चलाया गया था, तो इसको भी याद रखना है 1904 ईस्वी में। और गुप्त सभा अभिनव भारत, तो पूछा जाए अभिनव भारत जो है वो क्या है? तो एक गुप्त सभा है, गुप्त सभा है। अगला है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड पे जो बम फेंका गया था खुदीराम बोस के द्वारा, और कब फेंका गया था? तो 1908 ईस्वी में फेंका गया था। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन किंग्सफोर्ड इसमें बच जाते हैं। और जो राष्ट्रीय आंदोलन के हमदर्दी ही थे एक मिस्टर कैनेडी और उसकी पत्नी इसमें मारी जाती है, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी क्या करते हैं? इसके बाद पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं, और खुदीराम बोस क्या होता है? गिरफ्तार करके फांसी दे दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने आज 148 क्वेश्चन टोटल किया प्रीवियस ईयर के। कल हम टोटल 52 क्वेश्चन करेंगे और 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी का फेवरेट रहा है, तो आप लोग इसको अच्छे से करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।